आज हम बात करने वाले हैं जिंक की धान की फसल के अंदर अफादियत। चिलेटेड जिंक कौन सी होती है, नॉन चिलेटेड जिंक कौन सी है, कौन सी जिंक हमें धान की फसल में इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सा पीएच लेवल है जिस पे जो जिंक है वो 100% पौधे को दस्तयाब होती है, जिंक की अफादियत क्या है, ये पौधे के अंदर किस तरह अमल करके हमारी पैदावार को बढ़ाती है। आज हम सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन लोधी और आज हम बात करने वाले हैं जिंक की अफादियत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मुफीद वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं जिंक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक की अफादियत के बारे में कि ये जिंक क्या है, ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, डेवलपमेंट है, ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रोथ रेगुलेटर है कि ये पौधों के अंदर जो सेल डिवीजन हो रही होती है, पौधों की जो कद बढ़ रहा होता है उसके अंदर मददगार साबित होती है। पौधों की जो शाखें बन रही होती हैं, जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ये इसके अंदर मददगार साबित होती है। फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज करती है कि जो हमारा सब्ज मादा बन रहा होता है सूरज की रोशनी में, ये उस अमल को तेज कर देती है। एक और सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट जो अमल है वो है न्यूट्रिएंट्स अपटेक के जमीन के अंदर जो हम नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, फास्फोरस अप्लाई करते हैं, पोटाशियम का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये उसकी जो हरकत है जमीन से लेके पौधे तक, जो उसकी जो हरकत है, उसकी मूवमेंट है, ये उसको तेज कर देती है। एक और सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट अमल ये है कि ये पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा करती है। अगर राइस की हम बात करें तो जो ब्लास्ट डिजीज आ रही होती है या शीत ब्लाइट डिजीज आ रही होती है, अगर हमने जिंक के डाली इस्तेमाल किया होगा तो उस दोनों बीमारियों का हमला कम होगा, क्योंकि जिंक ने उस पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफत जो है ना वो बढ़ा दी है। अगर आपने जिंक डाली हुई है तो आपकी जो फसल है उसके अंदर ब्राउन प्लांट होपर का हमला कम होगा, क्योंकि इसने कुव्वत मुदाफत पौधे के अंदर पैदा कर दी है। एक और इसका सबसे अहम बात यह है कि जमीन के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही होती है, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई हमारी जमीन की जो जरखेजी या फर्टिलिटी है उसको बढ़ा रहे होते हैं, ये उनके अमल को बूस्ट अप करती है, उनके लिए मददगार साबित होती है। लेकिन ये थी जिंक की अफादियत। अब बात आते हैं कि कौन सा पीएच लेवल है कि आप देखेंगे उसके अंदर जो जिंक है वो पौधे को बहुत ज्यादा मिकदार में अवेलेबल होती है। हमारे काश्तकार भाई जिंक का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन बाद में वो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें जो जिंक है वो रिजल्ट नहीं मिला, हमारी जिंक नहीं टिकती। ऐसी बात नहीं होती, बल्कि जिंक के असर के अंदर बहुत ज्यादा फैक्टर्स जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो उसकी दस्तयाबी का बायस बनते हैं। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पीएच है। अगर आपकी जमीन की पीएच 6 से 7 है तो आपकी जो जिंक आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो दस्तयाबी होगी वो 80% से लेकर 100% तक होगी। लेकिन अगर आपकी जो जमीन का पीएच है वो 7 से ऊपर जा रहा है, 7 से 8 तक जा रहा है, आपकी जमीन जो है वो 87 की तरफ जा रही है, या आपकी जमीन के अंदर जो नमकियात वो ज्यादा हो रहे हैं, तो जिंक का एक बैग जो इस्तेमाल करते हैं उसकी दस्तयाबी जो आपको वो 40 से 80% तक चली जाएगी। मतलब कि जिंक जो आपने डाली है वो पौधे के अंदर सिर्फ आधी दस्तयाब होगी। इसी तरह जब हमारी जमीन जो है वो बहुत ज्यादा तेजाबी की तरफ जाती है, हमारा पीएच जो 5 से 6 की तरफ चला जाता है, तो जो जिंक की दस्तयाबी है वो सिर्फ 20 से 40% रह जाती है। मतलब कि अगर आपने जिंक इस्तेमाल की है तो 70% उसके जो दस्तयाबी के या उसके जो फवायद है वो हमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ 30% तक हमें जो है ना वो उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जमीन का टेस्ट करवाना चाहिए और इसके साथ साथ आपकी जो पीएच है वो 6 से 7 आपकी होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम जिंक इस्तेमाल कर सकें। अब बात आती है कि जिंक आप किस तरह इस्तेमाल करें। जिंक इस्तेमाल करने के 2-3 तरीके हैं जिसमें आप जमीन की तैयारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो जिंक का स्प्रे भी अवेलेबल है, आप जिंक का पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके साथ आपकी जो फर्टिगेशन है आप पानी के साथ भी जिंक को लगा सकते हैं। अब मार्केट में 2 किस्म की जो जिंक जो है वो दस्तयाब है। काश्तकार इस बारे में पूछते हैं कि हमें कौन सी जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए। एक है चिलेटेड जिंक और नॉन चिलेटेड जिंक। जो नॉन चिलेटेड जिंक है ये पहले आती थी, अब जो मार्केट में कुछ सालों में जो चिलेटेड जिंक जो है दस्तयाब है। अब दोनों के बारे में देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। जो नॉन चिलेटेड जिंक होती है ये इनऑर्गेनिक जिंक है, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, जिंक ऑक्साइड्स होते हैं, ये इनके साथ मौजूद होते हैं
जिसकी वजह से जो कंपोजिशन करके ये जिंक बनती है इनऑर्गेनिक है। इसके अगर हम देखें तो ये मार्केट में हमें चिलेटेड जिंक से कदरे कम प्राइस में अवेलेबल है, मेन के सस्ती उससे अवेलेबल होती है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। इनके जो माइनस पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे कि ये एक ही दफ़ा पौधे को दस्तयाब हो जाती है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं ये फ़ौरन ही ये ज़मीन के अंदर या पौधे के अंदर जो मौके पे 2 से 3 दिन के अंदर हल हो जाती है। पौधा इसका इस्तेमाल कर लेता है, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं होता, बाद में आपकी जो जिंक है वो काम नहीं आती। उसके बाद इसका एक और ड्रॉबैक ये भी है कि ये मुख्तलिफ पीएच के अंदर एडजस्ट नहीं होती, आप इसको किसी भी और न्यूट्रिएंट्स के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। और इसका ये भी बात है कि पौधा इसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करता, पौधे के अंदर ये अच्छे से जज़ब नहीं होती, इसी वजह से जो इसकी एफिकेसी है, इसका रिजल्ट है वो हमें अच्छा नहीं मिलता। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो होती है चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक जो होती है ये ऑर्गेनिक जिंक है। ऑर्गेनिक जिंक इसमें अंदर ह्यूमिक एसिड भी मौजूद होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड भी मौजूद होता है, इसके अंदर फुल्विक एसिड भी मौजूद होता है। ये जिंक के साथ तीनों कंपोजिशन जो होते हैं ये मिक्सचर बना के वो चिलेटेड जिंक बनाते हैं। इसके फवायद क्या है? इसके फवायद ये है कि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता दस्तयाब होगी। अगर आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होकर पौधा इसको इस्तेमाल करता रहेगा। अगर आपने 40 दिन तक खाद इस्तेमाल करनी है तो आप कह सकते हैं कि 40 दिन तक इसका जो असर होता है वो आप ये रखती है। 40 दिन तक जो खाद इस्तेमाल होगी उसको हरकत को तेज करेगी, पौधे तक पहुंचाएगी। ये थोड़ी सी कदरे महंगी होती है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं कि ये फिक्सेशन को रोकते हैं कि ज़मीन के अंदर जो दूसरे होते हैं साल्ट मौजूद होते हैं उसके अंदर फिक्स नहीं होने देते, ये लीच डाउन नहीं होने देते। कि जो नॉन चिलेटेड जिंक है जैसे ही आप उसको इस्तेमाल करेंगे क्या होगा कि जो पौधे के अंदर जज़ब हो गई होगी, जो बाकी है वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएगी, वो पौधे के काम भी नहीं आएगी। जो चिलेटेड जिंक है ये ज़मीन के अंदर मौजूद रहेगी, जो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये पौधे को जज़ब होने में मदद देते हैं और ज़मीन के अंदर जो साल्ट्स के साथ जज़ब नहीं होने देते। इसलिए जो इसकी दस्तयाबी है ये हमें काफ़ी देर तक मिलती है। और ये जो ज़मीन के अंदर हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बैक्टीरिया फंजाई होती है, ये जो चिलेटेड जिंक है ये उनको साथ भी मददगार साबित होती है। अब दूसरी बात, एक और काश्तकार भाई ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या हम डीएपी को डीएपी को के या जिसके अंदर फास्फोरस होती है उसको जिंक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात पे दो बातें पाई जाती हैं। कुछ काश्तकार कहते हैं जी हमने जिंक को डीएपी के साथ इस्तेमाल किया था, हमारी फसल पे इफेक्ट नहीं हुआ। कुछ काश्तकार कहते हैं कि जी हमने डीएपी के साथ जिंक को इस्तेमाल किया था, हमारी फसल में बर्निंग होगी। ये दोनों काश्तकारों की बातें ठीक है, क्योंकि जब जिंक और फास्फोरस, क्योंकि डीएपी के अंदर फास्फोरस होती है का रिएक्शन होता है तो दो किस्म के जो मरकबात हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन सकते हैं। एक है जिंक फास्फाइड, दूसरा है जिंक फास्फेट। अगर उनका रिएक्शन इस तरह हो कि जिंक फास्फेट बन जाए तो वो हमारे लिए पौधे के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन अगर डीएपी और या फास्फोरस और जिंक का रिएक्शन हो ऐसा हो कि वो जिंक फास्फाइड बन जाए तो ये हमारे लिए जो है ना वो बर्निंग बनेगी, हमारी क्रॉप को डैमेज करेगी। ये जो रिएक्शन है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये एक पीएच लेवल सॉइल स्ट्रक्चर की बेस पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जो इसलिए जो अगर हम चिलेटेड जिंक जो होती है अगर हम उसको फास्फोरस के साथ या दूसरे मरकबात के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी क्रॉप पे जो इफेक्ट नहीं होता। वो जिंक जो है वो जो जिंक के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये दूसरे मरकबात के साथ मिक्सचर या उसके साथ बॉन्ड बनाने से रोकते हैं। जो कि नॉन चिलेटेड जिंक है उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, इसी वजह से वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अगर अच्छी जिंक अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी पैदावार हासिल लेना चाहते हैं तो आप हमेशा चिलेटेड जिंक को इस्तेमाल करें। और आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप अब कौन सी जो जिंक है वो इस्तेमाल करेंगे, चिलेटेड जिंक या नॉन चिलेटेड जिंक। अगर आपको हमारी वीडियो या आपके आज की मालूमात अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। जी शुक्रिया।